टॉपिक था हमारा वेव फंक्शन, तरंग फलन। ये जो तरंग फलन होता है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का क्या अनिवार्य पद है। क्या कहें हम कि तरंग फलन साई है। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है तुमको, क्वांटम फिजिक्स पढ़नी है तो ये साई के बिना अधूरी है। ये तरंग फलन साई हम दैनिक जीवन में एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, आधार कार्ड होता है। यदि हम आधार कार्ड से हमें क्या तुम्हारी डिटेल निकालनी हो तो हम आधार कार्ड नंबर मालूम हो, हम तुम्हारा नाम बता देंगे, तुम्हारे पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म, गांव, सब चीज़ बता देते हैं। ऐसे ही हम साई की सहायता से क्वांटम मैकेनिक्स में कोई कुछ भी टर्म हो वो किससे ज्ञात होगी, साई से। तो तरंग फलन वेव फंक्शन साई क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का अनिवार्य पद है। इसका उपयोग करके हम सिस्टम के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया कि आधार कार्ड, हम आधार कार्ड से हम हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही हम साई की सहायता से ये हमारा जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है उसके बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसको साई आर वेक्टर टी से डिनोट करते हैं, अर्थात साई आर वेक्टर टी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात क्या कहें, हम साई से इसको प्रदर्शित करते हैं। आर वेक्टर टी इसका मतलब क्या है, ये साई फंक्शन है, फलन है किसका, आर वेक्टर और टी का, स्थिति और समय का। एक विमीय गति के लिए एक्स अक्ष के साथ, एक विमीय गति के लिए किसके साथ होगा, एक्स के साथ। तो इसे किससे निरूपित करेंगे हम या किससे डिनोट करेंगे हम, साई एक्स टी से। हम द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं को हल करके साई का मान निकाल सकते हैं। तो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण थोड़ी देर पहले ही हमने सॉल्व, लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था हमने श्रोडिंगर इक्वेशन। तो क्या था हमारा, आयोटा एच कट डेल साई बटे डेल टी माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर साई बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साइन। ये किसके लिए है हमारा, 1D के लिए। किसके लिए, 1D के लिए। आयोटा होता है, आयोटा का मान क्या होता है हमारा, आयोटा का मान होता है हमारा √-1। एच कट क्या है हमारा, h/2π। एम क्या है हमारा, मास ऑफ द पार्टिकल, कण का द्रव्यमान। और बी क्या है हमारा यहाँ पर, पोटेंशियल फंक्शन, विभव फलन। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कण को तरंगों के समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे वेव पैकेट कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में कण को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तरंगों के समूह द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, वेव पैकेट। प्रत्येक वेव एक क्वांटिटी के साथ जुड़ी रहती है। जो प्रत्येक वेव होती है वो एक क्वांटिटी के साथ जुड़ी रहती है, जो कि वो क्वांटिटी होती है ना, वो समय व स्थिति का, जो कि समय व स्थिति के साथ परिवर्तित होती है। जो क्वांटिटी होती है वो समय और स्थिति के सापेक्ष क्या होती है, परिवर्तित होती है, बदलती रहती है। जैसे तरंग प्रकाशिकी में इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ परिवर्तित होते हैं। जैसे तरंग प्रकाशिकी में इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ परिवर्तित होते हैं, इसी प्रकार वेव फंक्शन साई वेव पैकेट में समय के साथ परिवर्तित होता है। ये जो वेव फंक्शन साई वेव पैकेट में क्या होता है, समय के सापेक्ष परिवर्तित। वापस बात करते हैं कि जो वेव फंक्शन साई है, यदि हम वेव फंक्शन साई की तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लोगे। वेव फंक्शन नहीं है तो क्वांटम मैकेनिक्स कुछ नहीं है। ये क्या होता है, हमारा एक क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम का अनिवार्य पद है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, साई कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। ये जो तरंग फलन साई होता है वो क्या होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जिसका कोई सिग्निफिकेंस या महत्व नहीं होता है। कि साई का खुद का अकेले का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन साई और के साथ क्या है, साई का बहुत महत्व है। क्या कहें हम, साई का खुद का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, लेकिन साई के बिना हम क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं पढ़ सकते। और यह एक ऑब्जर्वेबल या क्या कहें, अवलोकनीय क्वांटिटी होती है। साई एक कैसी क्वांटिटी होती है, ऑब्जर्वेबल, अवलोकनीय, जिसकी कोई हम गणना नहीं कर सकते। लेकिन जब इसके
कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव या सम्मिश्र संयुग्मी के साथ इसका गुणनफल करते हैं तब इसका मान कैसा प्राप्त होता है, रियल प्राप्त होता है, जिसका निश्चित रूप से महत्व होता है, डेफिनेट सिग्निफिकेंस होता है। जिस साइन बराबर क्या है हमारा a प्लस आयोटा बी। अब इसका क्या निकालें हम, कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव या सम्मिश्र संयुग्मी। तो संयुग्मी कैसे निकालते हैं, साइन है उसके स्थान पर क्या लगा दो, स्टार लगा दो, और आयोटा का चिन्ह क्या कर दो, परिवर्तित है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो साइन स्टार क्या मिला, a माइनस आयोटा बी। ये क्या है इसका हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव या सम्मिश्र संयुग्मी। क्या कहा था कि साइन का खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, साइन का खुद का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव के साथ इसका क्या करें, गुणनफल, तब इसका मान कैसा प्राप्त होता है, रियल प्राप्त होता है। तो देखो ये साइन हो गया, साइन स्टार, साइन डॉट साइन स्टार को किससे निरूपित करते हैं, साइन का मोड। सॉल्व करेंगे, साइन का मान क्या था हमारा a प्लस आयोटा बी, साइन स्टार का मान a माइनस आयोटा बी। सॉल्व करो, a का a से a स्क्वायर, a का a से a स्क्वायर। अब इस a का a से a स्क्वायर, इस a का आयोटा बी से तो आयोटा बी a। अब आयोटा बी का किससे करें, a से, माइनस है तो माइनस a आयोटा बी, माइनस का प्लस से तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बी का बी से, तो क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। पीडीएफ में सही कर लेना इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी माइनस ए आयोटा बी, ये कैसी है सेम, तो कैंसिल। माइनस आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है हमारा वास्तविक। तो हम कह सकते हैं कि साइन का खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन इसके साथ यदि इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव का, इसके सम्मिश्र संयुग्मी का क्या करते हैं हम, गुणनफल, तो उसका बहुत महत्व होता है, वो क्या होता है, वास्तविक होता है। और साइन ही है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का अनिवार्य पद। यदि साइन नहीं तो हम कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कवि था, तो उस कवि ने क्या कहा कि मेरे पास भविष्य की जो वर्तमान की जितनी भी मेरे पास एक ऐसी बुक है जिसमें वर्तमान की जितनी भी कविता हैं, जितनी भी पोएम है, वो सारी कुछ लिखी हुई हैं। तो इसको फिजिक्स वाला बंदा क्या वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी बुक है जिसके पास जितनी भी कविताएं लिखी जा चुकी हैं, जितनी भी पोएम लिखी जा चुकी हैं, जितनी भी पोएम लिखी जाएंगी, जितनी भी पोएम लिखी हैं, वो सब कुछ है। तो वो क्या करेगा, वो उसको उठा के क्या दे देगा, डिक्शनरी, क्योंकि सारी उसमें क्या होंगी, डिक्शनरी। उसी तरह ये साइन क्या है हमारा, क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम की क्या है, डिक्शनरी है। तो साइन है तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं, साइन नहीं तो क्वांटम मैकेनिक्स कुछ नहीं। और साइन का खुद का कोई महत्व नहीं होता, खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। साइन का सिग्निफिकेंस कब होता है, जब साइन के साथ इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव या सम्मिश्र संयुग्मी क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दें या गुणा कर दें, तब उसका मान कैसा होता है, वास्तविक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम द सिग्निफिकेंस ऑफ साइन। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तरंग फलन साइन की भौतिक सार्थकता और इसकी व्याख्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। तरंग फलन साइन का पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने कि तरंग फलन साइन होता है, इसका खुद का कोई महत्व नहीं होता, खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो हम जानते हैं कि वेव फंक्शन वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स फलन होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। कैसी राशि होती है, सम्मिश्र राशि होती है। जैसे साइन बराबर क्या माना हमने, a प्लस आयोटा बी। अब इसका क्या निकालें, कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव सम्मिश्र संयुग्मी, तो क्या होगा, साइन स्टार किसके बराबर, a माइनस आयोटा बी। क्या बताया, सम्मिश्र कैसे निकालते हैं, साइन एफ, तो फलन पे क्या लगा दो, स्टार और आयोटा का चिन्ह परिवर्तित कर दो। तो अब क्या करें, इसका इस साइन के साथ इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा, साइन डॉट साइन स्टार किससे निरूपित करते हैं, मोड साइन स्क्वायर। तो क्या होगा, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए स्क्वायर, ए का वापस माइनस आयोटा बी, ए का हो गया। उसी प्रकार किसका करेंगे, b का,
बी इंटू ए आयोटा बी का आएगा माइनस 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 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर सेम कैंसिल आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो क्या मिला ए प्लस आयोटा बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साइन स्क्वायर को किससे जाना जाता है? प्रायिकता घनत्व से। तो साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइन डॉट साइन स्टार। इसे किससे निरूपित करते हैं? किससे जाना जाता है? प्रायिकता घनत्व से। सन 1926 में मैक्स बोर्न नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने तरंग फलन साई की भौतिक व्याख्या की। तो तरंग फलन साई की भौतिक व्याख्या कब हुई थी? सन 1926 में। किसने की थी? मैक्स बोर्न नामक एक साइंटिस्ट ने। उनके अनुसार किसी दिए हुए समय पर किसी बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता साइन स्टार इंटू साइन या किसके बराबर होता है? साइन का स्क्वायर के समानुपाती होती है। वापस सुनो कि मैक्स बोर्न के अनुसार तरंग फलन साइन की भौतिक सार्थक व्याख्या कैसे की कि किसी दिए हुए समय पर किसी बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता, जो कण के पाए जाने की प्रायिकता होती है वो साइन स्टार साइन स्क्वायर ये किसके बराबर है? साइन डॉट साइन स्क्वायर। पाए जाने की प्रायिकता इनके समानुपाती होती है, ना कि बराबर। क्या होती है? समानुपाती। किसी दिए हुए समय पर किसी बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता साइन स्क्वायर के मापांक के समानुपाती या साइन डॉट साइन स्क्वायर के समानुपाती होती है। साइन स्क्वायर के दिए हुए अधिक मान का मतलब क्या होगा कि किसी दिए हुए गए समय पर किसी बिंदु पर कण के पाए जाने की संभावना बहुत अधिक है। अर्थात क्या कह रहे हैं कि साइन डॉट साइन स्टार अर्थात साइन मॉड स्क्वायर का मान जितना अधिक होगा कण के पाए जाने की संभावना क्या होगी? जितनी अधिक। यदि इसका मान क्या होगा? कम होगा, तो कण के पाए जाने की संभावना क्या होगी? कम होगी। सीधी सीधी बात है, क्योंकि ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसके समानुपाती है। तो इसका जितना अधिक मान होगा इसका मतलब होगा कि कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है? बहुत अधिक है। अब बात करते हैं वन डायमेंशनल या वन डायमेंशनल मोशन के लिए, एक विमीय गति के लिए। तो एक विमीय गति के लिए क्या कह रहे हैं हम? किसी समय t पर कण के बिंदु a और b के मध्य पाए जाने की प्रायिकता किसके बराबर है? इंटीग्रेशन a टू b साइन किसका फलन है? x। एक विमीय है तो किसका होगा? x डॉट t का स्क्वायर इंटू dx। ये क्या होगा हमारा? इसे क्या बोलेंगे हम? किसी समय t पर कण के बिंदु a और b, लिमिट कहाँ से? a और b के मध्य पाए जाने की प्रायिकता। तो हम वक्र खींचते हैं, किस किस के मध्य? साइन के मॉड स्क्वायर के और x के। तो ये वक्र खींचा हमने, तो देखो ये हाँ एक बार और साइन का वक्र कभी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये साइन का मान कभी नेगेटिव नहीं होता। तो देखो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहाँ पे कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे अधिक, क्योंकि यहाँ पे साइन का मान क्या है? बहुत ज़्यादा। यहाँ पर साइन का मान क्या है? बहुत कम। तो यहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? बहुत कम। तो दिए गए क्षेत्र में छायांकित भाग किसी समय कण के ए और बी बिंदु के मध्य पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। तो ये जो छायांकित भाग है ये किसको निरूपित करता है? किसी दिए गए समय में ए और बी बिंदु के मध्य पाए जाने की प्रायिकता। अब किसके लिए बात करें? 3D के लिए। तो 3D के लिए तो कितनी बार होगा समाकलन? 3 बार। हमने 3D के लिए क्या ले लिया है जनाब? तो इसकी x अक्ष के सापेक्ष लंबाई l हो गई, y अक्ष के सापेक्ष ऊंचाई h हो गई और z अक्ष के सापेक्ष चौड़ाई b हो गई। तो लिमिट कहाँ जाएगी? देखो x के सापेक्ष कहाँ जाएगी? 0 से l। कहाँ जाएगी? 0 से l। y अक्ष के सापेक्ष कहाँ जाएगी? 0 से b। और z अक्ष के सापेक्ष y अक्ष के सापेक्ष कहाँ जाएगी? 0 से y अक्ष के सापेक्ष देखो 0 से h और z अक्ष के सापेक्ष कहाँ जाएगी? 0 से b। तो 0 से l, 0 से b, 0 से x साइन आर टी स्क्वायर dv। dv क्या है हमारा? ये
संपूर्ण आयतन, और डी वी किसके बराबर होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये घनाभ है जिसकी भुजाएं क्या है हमारी, एल वी एच, तो उसका डी वी क्या है हमारा, स्मॉल वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड। तो इस घनाभ में एल वी एच भुजाओं में कण के पाए जाने की प्रायिकता को कौन निरूपित करेगा, इंटीग्रेशन 0 से एल 0 से बी 0 से साइन आर टी का स्क्वायर डी वी। तो हमारा ये टॉपिक क्या था, हमारा तरंग फलन साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम तरंग फलन साइन के मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, क्या कहें, तरंग फलन साइन के गणितीय गुणधर्म। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तरंग फलन साइन के मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, तरंग फलन साइन के गणितीय गुणधर्म, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के संभावित हल होते हैं, वेव फंक्शन के बहुत सारे हल होते हैं, बट प्रत्येक जो हल होता है, जो प्रत्येक सॉल्यूशन होता है वो स्वीकार योग्य नहीं होता, क्योंकि किसी के अनेक हल होते हैं, लेकिन सारे हल को तो हम स्वीकार नहीं कर सकते, सभी हल से हम काम नहीं कर सकते। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बताया था, साइन क्या है, हमारे एक आधार नंबर की तरह काम करता है। तो आधार नंबर तो बहुत सारे, लेकिन हमें क्या चाहिए, ओनली वही चाहिए। तो केवल वही सॉल्यूशन केवल वही सॉल्यूशन एक्स टेबल होता है, या वही सॉल्यूशन मान्य होता है, या वही सॉल्यूशन स्वीकार होता है जिनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। तरंग फलन साइन के बहुत सारे हल हैं, लेकिन सारे हल से हम क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी पढ़ सकते हैं। किन हलों से पढ़ेंगे, जिनमें निम्न प्रॉपर्टीज होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, साइन ऑफ एक्स एंड डी साइन बटे डी एक्स मस्ट बी फाइनाइट। इसका मतलब जो साइन एक्स है और डी साइन बटे डी एक्स का मान कैसा होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, साइन एक्स एंड डी साइन बटे डी एक्स मस्ट बी फाइनाइट। अर्थात क्या कह रहे हैं हम कि साइन एक्स और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट अवकलन का मान कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये एफ एक्स और ये क्या है हमारा एक्स। देखो ये एफ एक्स, ये गया, ये क्या बनाया हमने, वक्र। तो देखो ये परिमित है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा ये हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेबल नहीं होगा, स्वीकार योग्य नहीं होगा। परिमित का मतलब क्या होगा, वो ग्राफ बनाएंगे हम जहाँ से हम पेन बिना उठाए, मतलब एक बार में ग्राफ बना। देखो हमने ये ग्राफ बनाया, यूँ पेन उठाया फिर ग्राफ बनाया, तो इसका मतलब स्वीकार योग्य नहीं है। अब देखो हमने ये ग्राफ बनाया, यूँ पेन उठाया क्या, नहीं उठाया ना, तो वो परिमित कौन सा कहलाएगा, तो बिना पेन उठाए हम क्या बना दे, ग्राफ। तो ये फलन क्या है हमारा, परिमित है। इस स्थान पर डी एफ बटे डी एक्स का मान क्या है हमारा, इनफाइनेट है। क्या है हमारा, इनफाइनेट। एफ एक्स बराबर 10x, यदि इसका मान x टेंस टू क्या हो, π/2, तो एफ एक्स का मान क्या होगा, अनंत। तो इसका मतलब ये भी फलन कैसा नहीं है हमारा, स्वीकार नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, साइन एक्स एंड डी साइन बटे डी एक्स मस्ट बी सिंगल वैल्यू। अर्थात क्या कहें, साइन एक्स और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का मान क्या होना चाहिए, ओनली सिंगल वैल्यू। अर्थात क्या था हमारा कि साइन ऑफ एक्स एंड डी साइन बटे डी एक्स मस्ट बी सिंगल वैल्यू। अर्थात साइन एक्स और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का मान एकल मानी होना चाहिए। अर्थात इसका मान एक स्थान पर एक ही होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्राफ की सहायता से। देखो पेन उठाया, नहीं उठाया, इसका मतलब ये कैसा है, परिमित। लेकिन देखो इसका यहाँ और यहाँ और यहाँ, इस x का मान इस फलन के लिए क्या है, सेम। यहाँ पर भी मान यही है, यहाँ पर भी मान यही, यहीं पर भी मान यही है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि साइन ऑफ एक्स यानी डी साइन बटे डी एक्स का मान मस्ट भी क्या हो, सिंगल वैल्यू। अर्थात इसका मान क्या चाहिए, एकल मान है। तो इसका मतलब ये भी फलन कैसा, स्वीकार योग्य नहीं है। जैसे कि एफ एक्स बराबर क्या है, √x। यदि हम x का मान क्या पुट करें, 25, तो एफ एक्स का मान क्या मिलेगा, 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये कह जाएगा +5 एंड -5। इसका मतलब ये भी क्या है हमारा, एक्सपेक्टेबल नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है।
थर्ड पॉइंट क्या है, साइन एक्स एंड डी साइन बटे डी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस। क्या हो, मस्ट बी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब सतत। तो कंटिन्यूस फंक्शन कौन से होते हैं जिनका ग्राफ हम पेन उठाए बिना ही बना सकते हैं। कैसे, पेन उठाए बिना ही, जहाँ हम बोल रहे थे ना पेन उठाए बिना, वो बात यहाँ की थी रॉन्ग थी। तो क्या कह रहे हैं, साइन एक्स और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का मान मस्ट बी कंटिन्यूस, क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। देखो ये क्या, एफ ऑफ एक्स और एक्स का मध्य ग्राफ बिना पेन उठाए बनाया, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस। एफ ऑफ एक्स और एक्स, ये ग्राफ, ये पेन उठाया, इसका मतलब डिसकंटिन्यूस। ये देखो ग्राफ बनाया, ये एफ ऑफ एक्स एक्स, ये एफ एक्स तो साइन एफ एक्स तो कंटिन्यूस है, लेकिन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी एफ ऑफ डी एक्स क्या होता है हमारा, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है, ग्राफ नीचे जाता है, कैसे जाता है, नेगेटिव। तो ये क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूस, अर्थात ये स्वीकार योग्य नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि साइन ऑफ एक्स एंड डी साइन ऑफ डी एक्स मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रल फंक्शन, अर्थात साइन ऑफ एक्स एंड इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का कैसा होना चाहिए, मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रल फंक्शन, अर्थात ऐसे फंक्शन होने चाहिए जिनका समाकलन हो जाए। जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट साइन एक्स, तो इसका समाकलन नहीं होता है, अर्थात ये स्वीकार योग्य नहीं है। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा, तो अर्थात ये क्या है हमारा, एक्सेप्टेबल वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि हमारा स्थिति एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फाइनाइट पर तरंग फलन साई का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि x टेंस टू प्लस माइनस इन्फाइनाइट पे साइन ऑफ x बराबर क्या होना चाहिए, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, परस्पर लांबिक एवं प्रसामान्य तरंग फलनों के लिए इंटीग्रेशन साइन आई इंटू साइन जे डी वी बराबर किसके, डेल आई जे, जहाँ लांबिकता प्रतिबंध इस शर्त का प्रतिपादन करता है कि वे तरंग फलन ऐसी भिन्न अवस्था प्रदर्शित करते हैं जो अव्यतिकरणी या नॉन इंटरफेरेंस हैं। अर्थात क्या कहें कि परस्पर लांबिक एवं प्रसामान्य तरंग फलनों के लिए लांबिकता प्रतिबंध क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन आई डॉट साइन जे डी बी बराबर किसके, डेल, इसे बोलते हैं क्रॉनर। क्या बोलते हैं, क्रॉनर आई जे। तो वे तरंग फलन ऐसी भिन्न अवस्था प्रदर्शित करते हैं जो कैसे होते हैं, नॉन इंटरफेरेंस अर्थात अव्यतिकारी होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि यदि निकाय भिन्न तरंग फलनों साइन 1 साइन 2 साइन 3 डैश 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 साइन एन द्वारा परिभाषित अवस्था में हो तो इनके अध्यारोपण से प्राप्त तरंग फलन साइन भी उस निकाय को व्यक्त करेगा, अर्थात साइन किसके बराबर होगा, a1 साइन 1 प्लस a2 साइन 2 डैश 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 an साइन n, अर्थात क्या लिख सकते हैं, समेशन an साइन n। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि किसी ई ऊर्जा वाले द्रव्य कण से एक से अधिक तरंग फलन संलग्न हो तो इस अवस्था को अपभ्रष्टता डीजनरेसी कहते हैं। अपभ्रष्टता गुण वाले तरंग फलनों का परस्पर लांबिक होना आवश्यक नहीं है। तो किसी ई ऊर्जा वाले द्रव्य कण से एक से अधिक तरंग फलन संलग्न हो तो इस अवस्था को क्या कहेंगे हम, डीजनरेसी, अपभ्रष्टता। एक नंबर के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डीजनरेसी किसे कहते हैं। और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरह से पूरे डीजनरेसी के बारे में। तो डीजनरेसी क्या होती है कि किसी ई ऊर्जा वाले द्रव्य कण से एक से अधिक तरंग फलन संलग्न हो तो इस अवस्था को अपभ्रष्टता कहते हैं। अपभ्रष्टता गुण वाले तरंग फलनों का परस्पर लांबिक होना ऑर्थोगोनल होना आवश्यक नहीं है। अभी यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन साई का प्रसामान्यीकृत, ये मोस्ट टॉपिक है। तो क्या है हमारा टॉपिक, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। लेट
माना पी आर इज ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जो पी आर क्या है हमारा प्रायिकता फंक्शन है, ऑफ ए पार्टिकल इन स्टेट साइन आर। हम मान रहे हैं कि एक अवस्था साइन बराबर आर में एक कण पी आर क्या है हमारा प्रायिकता फंक्शन है। तो पी आर इंटू डी बी क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्मॉल वैल्यू, अर्थात सूक्ष्म आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता। पी आर इंटू डी बी क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्मॉल वैल्यू, अर्थात सूक्ष्म आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता। जो डी बी बराबर क्या होता है डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो क्या निकाले हम संपूर्ण वॉल्यूम में, तो क्या कर देंगे हम इसका इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम पी आर डी बी क्या हो जाएगा बी वॉल्यूम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन बी वॉल्यूम, या क्या कहें बी आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता। इंटीग्रल बी पी आर डी बी बराबर 1 कब होगा जब समाकलन संपूर्ण आकार, ये 1 कब मिलेगा हमको दो कंडीशन में मिलेगा। कब, पहली कंडीशन तो क्या है जब समाकलन संपूर्ण आकाश का लिया गया हो, अर्थात व्हेन द इंटीग्रेशन इज टेकन ओवर द होल स्पेस, व्हेन द इंटीग्रेशन इज टेकन ओवर द होल स्पेस, जब समाकलन क्या हो संपूर्ण आकाश का, तब इसकी वैल्यू क्या होगी 1। और 1 कब होगा इंटीग्रेशन वी पी आर डी बी बराबर 1 कब, जब कण एक ऐसे क्षेत्र में फंसा हो जहां से बच के ना निकला सके, अर्थात व्हेन द क्वांटम पार्टिकल इज बाउंडेड इन ए सर्टेन रीजन एंड हैव नो चांस ऑफ एस्केपिंग, अर्थात जहाँ से कण के बच के जाने की प्रायिकता नहीं हो। अर्थात जैसे कि एग्जांपल एक डिब्बा में मक्खी को बंद कर दें, तो क्या वो मक्खी उस डिब्बे से बाहर निकल सकती है, क्या बच के जा सकती है, नहीं। तो उसी प्रकार जब ये कण कैसे क्षेत्र में फंसा हो जहाँ से बच के नहीं निकल सकता, एग्जाम्पल क्या लिया हमने गनाव, तो अंदर क्या है हमारा एक पार्टिकल है, तो इसकी फलक होती हैं। तो यहाँ भी क्या होगी इसकी प्रायिकता अनंत, क्योंकि ये बच के बाहर निकल नहीं सकता। तो यहाँ पर इसका बी का मान क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा अनंत, यहाँ भी अनंत, यहाँ भी अनंत, यहाँ भी अनंत। तो क्या कहें बी बराबर क्या हो गया अनंत। तो इंटीग्रेशन भी पी आर डी बी बराबर 1 कब मिलता है, दो कंडीशन मिलता है। कब, जब व्हेन द इंटीग्रेशन इज टेकन ओवर द होल स्पेस, अर्थात द व्हेन द क्वांटम पार्टिकल इज बाउंडेड इन ए सर्टेन रीजन एंड हैव नो चांस ऑफ स्पेसिंग, अर्थात क्या कहें वो कण हो ऐसे क्षेत्र में फंसा हो जहाँ से बच के नहीं निकल सकता। अर्थात जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि मक्खी को हम डिब्बा में बंद कर दें, तो क्या मक्खी उस डिब्बे से बाहर निकल सकती, नहीं निकल सकती ना। तो उसी तरह उस कंडीशन में भी इसका मान क्या होगा 1 प्राप्त होगा। मैक्स बोर्न के अनुसार पढ़ा था ना हमने, मैक्स बोर्न ने क्या किया था कि क्वांटम वेव फंक्शन का क्या दिया था फिजिकल सिग्निफिकेंस, किसका वेव फंक्शन का। तो मैक्स बोर्न के अनुसार किसी दिए हुए टाइम पर किसी बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता पी ऑफ आर किसकी समानुपाती होती है, साइन डॉट साइन स्टार के समानुपाती होती है। पी आर बराबर क्या होगी प्रायिकता है किसकी, कण के पाए जाने की प्रायिकता। हियर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई साई एंड कांस्टेंट पी आर वाइल रिमेन सेम। अब क्या करना है हमको, यदि हम साई का मल्टीप्लाई करें और साइन का क्या करें हम गुणा करें, तो क्या होगा हमारा कांस्टेंट क्या होगा हमारा सेम होगा। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, देखो हमने क्या कहा कि मैक्स बोर्न के अनुसार किसी दिए हुए समय पर किसी बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता किसके समानुपाती होती है, साइन डॉट साइन स्टार के। तो प्रायिकता किसके प्रोपोर्शनल, साइन डॉट साइन स्टार के। तो पी आर किसके बराबर आ गया, साइन डॉट साइन स्टार बटे क्या इसका वैल्यू क्या है 1, तो इसे क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वी साइन डॉट साइन स्टार डी वी, क्योंकि इसका मान क्या है हमारा 1 है। अब क्या करना है, हेयर दो भिन्न भिन्न तरंग फलन एक कांस्टेंट के साथ भिन्न भिन्न होते हैं जो कि समान अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो साई 1 मैक्स बोर्न के अनुसार क्या था, किसी दिए हुए समय पर किसी बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता इसकी क्या थी समानुपाती। अब हमें क्या करना है, इसके बराबर लानी है। तो बराबर लाएंगे तो क्या करेंगे हम, हियर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई साई एंड बाई कांस्टेंट पी आर वाइल रिमेन सेम। हमें साइन का गुणा करना है जब क्या होगा हमारा पी आर कांस्टेंट का रहेगा सेम। हमें क्या माना, एक नया फंक्शन माना, क्या माना साइन 1 किसके बराबर है, साइन 1/√n। ऐसे साइन 1 स्टार क्या रहेगा 1/√n स्टार।
देयर वी हैव सेलेक्टेड एन सच ए वे दैट, अर्थात हमें यहाँ पर एन कैसा लिया है, साइवन डॉट साइवन स्टार डी बी का मान क्या हो, 1 हो। देखो तो साइवन डॉट साइवन स्टार, तो क्या मिलेगा, साइवन का मान साइवन का 1/√, 1/√, से क्या जाएगा 1/n साइन डॉट साइन डी बी। तो इंटीग्रेशन साइवन डॉट साइन बी डी बी स्टार क्या मिलेगा, साइवन की वैल्यू और साइन स्टार की वैल्यू, तो 1/n इंटीग्रेशन बी साइन डॉट साइन स्टार डी बी। इसका मान क्या है हमारा, 1 है, क्योंकि हमने यहाँ पर n कैसा लिया था, इंटीग्रेशन साइवन डॉट साइवन स्टार डी बी क्या हो, तो 1 बराबर 1/n इंटीग्रेशन बी साइन डॉट साइन स्टार डी बी। तो यहाँ से n का मान क्या निकल के आया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम बी साइन डॉट साइन स्टार डी बी। अर्थात पी ऑफ आर क्या था हमारा, साइवन स्टार बटे इंटीग्रेशन साइवन डॉट साइवन स्टार डी बी। इसका मान तो क्या है हमारा 1। तो पी एफ आर क्या आ गया हमारा, इंटीग्रेशन साइवन डॉट साइवन स्टार। साइवन क्या है हमारा, नॉर्मलाइजेशन फंक्शन या प्रसामान्यकृत फलन, और साइवन स्टार क्या है हमारा, अप्रसामान्यकृत फलन। तो हम क्या समझे कि कोई फलन क्या है हमारा, अप्रसामान्यकृत है, तो क्या करना है, इसको प्रसामान्यकृत करना है। तो कैसे होगा, यदि हम उसका क्या करें, क्या निकाले उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव, क्या निकाले हम उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई फलन का क्या निकाले हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव और उसका क्या करें आपस में मल्टीप्लाई, क्या करते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव। तो क्या निकाला हमने, देखो ये फलन कैसा था हमारा, साइवन क्या है हमारा, अप्रसामान्यकृत फंक्शन, लेकिन साइवन स्टार क्या है हमारा, प्रसामान्यकृत फंक्शन। अर्थात क्या करें हम, यदि क्या निकालें इसी किसी फलन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव, उसका उसके साथ क्या करें मल्टीप्लाई, तो किसकी वैल्यू निकलेगी हमारी, कांस्टेंट की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकलेगी, एन की। तो कैसे निकलेगी, यदि किसी फलन उसका क्या निकालें हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव, उसके साथ क्या कर दें हम मल्टीप्लाई, तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, कांस्टेंट। तो हम उसके कॉन्टेंट, अब उसके कांस्टेंट, जो कांस्टेंट की वैल्यू निकाली उसको 1/, कांस्टेंट इंटू क्या कर दें, जो फलन था उसके साथ उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव का मल्टीप्लाई। तो जो फलन होगा वो कैसा हो जाएगा हमारा, प्रसामान्यकृत। देखो यहाँ पर ये जो फलन साइवन कैसा है हमारा, अप्रसामान्यकृत, लेकिन यहाँ पे जो फलन है साई है या कहें साइवन स्टार, ये कैसा है हमारा प्रसामान्यकृत। तो कैसे क्या किया हमने, कोई फलन लिया उसका क्या लिया कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव, उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो किसकी वैल्यू आ गई एन की, तो उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या क्या दे दिया इसमें 1/n करके गुणा, तो ये क्या हो गया हमारा फलन प्रसामान्यकृत। तो अर्थात हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ए वेक्टर क्या है हमारा 2i + 3j - k, यदि क्या निकाले इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव, देखो रियल का कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव रियल ही होता है, तो 2i + 3j - k कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव निकाल लिया। अब क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व, तो ये क्या आ गया हमारा कांस्टेंट n की वैल्यू, तो क्या मिली हमको 14 बाई 2 × 2 4, 3 × 3 9, माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1, 9 1 10 + 4 14। तो अब क्या है, ये जो फलन है ये कैसा है हमारा अप्रसामान्यकृत। क्या करना है इसको प्रसामान्यकृत, तो किससे निरूपित कर रहे हैं इसको a1 से। तो क्या होगा, ये जो फलन है इसका क्या करें हम इंटीग्रेशन, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू निकली इसका क्या करें हम अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा, इसमें किसका भाग लगा दे, इस कांस्टेंट का। तो ये जो फलन है अब ये कैसा है हमारा नॉर्मलाइजेशन फंक्शन, ये तो कैसा था हमारा अप्रसामान्यकृत फंक्शन, ये लेकिन ये कैसा है हमारा प्रसामान्यकृत फंक्शन। तो क्या मतलब निकला कि कोई फलन है उसे क्या करना है हमको नॉर्मलाइजेशन करना है, क्या करना है उसका प्रसामान्यकृत करना है। तो क्या करो, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव निकालो, उस फलन का उस कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करेंगे उस फलन का उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके उसका लेकिन क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। देखो हमने यहाँ पर किया ना, ये फलन था इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव, इसका क्या कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन dv, तब किसकी वैल्यू करेंगे हमको कांस्टेंट। लेकिन ये क्या यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स की, तो इसमें हमारा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। तो ये क्या निकला हमारा कांस्टेंट की वैल्यू। अब ये फलन ए क्या था हमारा
अप्रसामान्यकृत। A1 क्या होगा हमारा प्रसामान्यकृत कब, जब इस A में इस जो कांस्टेंट की वैल्यू करी उसके अंडर रूट को क्या देते हैं हम भाग। तो अब ये जो फलन है ये क्या बन गया हमारा नॉर्मलाइजेशन वेक्टर। तो ये A1 का मापांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1² तो इसका मान क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ऐसे ही हम वापस देखो वेक्टर लेते हैं भी, तो ये तो कैसा है हमारा अप्रसामान्यकृत, इसको क्या करना है हमको प्रसामान्यकृत। तो क्या करेंगे इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव निकालेंगे, उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम क्या कहें यदि हम इस फलन का क्या निकाल लें हम प्रमाण निकाल लें, उसका इसमें क्या लगा दें भाग लगा दें, तो ये फलन क्या बन जाएगा हमारा प्रसामान्यकृत। अब हम क्या करें ए डॉट बी, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ए डॉट बी करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, अर्थात क्या करें ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है हमारा लंबवत है, अर्थात क्या कहें ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ बात क्या होती है अलग, साइन क्या था हमारा, साइन क्या था हमारा साइन, साइन ये हमारा अप्रसामान्यकृत फंक्शन, लेकिन साइन क्या है हमारा प्रसामान्यकृत फंक्शन। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे हम साइन, साइन 2 और साइन 1, तो साइन 1 साइन 2 स्टार डी बी बराबर 0, तो साइन 1 एंड साइन 2 आर क्या हो जाएंगे ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, A1 क्या है हमारा A1 वेक्टर प्रसामान्यकृत वेक्टर है, B1 वेक्टर क्या है हमारा प्रसामान्यकृत। तो A1 वेक्टर B1 वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको कहेंगे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। तो ये क्या था हमारा नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन का प्रसामान्यकृत। वापस सुन लो, कोई फलन है उसको हमको क्या करना है उसका प्रसामान्यकृत करना है, तो क्या करो सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यदि ये फंक्शन साइन है इसका क्या निकालो कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव, साइन इंटू इसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव का क्या निकाल लो इंटीग्रेशन, ये मान किसका होगा इसके कांस्टेंट का। इस साइन को क्या करना था प्रसामान्यकृत, तो साइन प्रसामान्यकृत कब होगा जब 1 अपॉन कांस्टेंट और ये क्या जाएगा साइन, इसे क्वेश्चन में कर दो साइन 1 से ये साइन। तो समझ में आया, कोई फलन को क्या करना है प्रसामान्यकृत तो कैसे करेंगे, सबसे पहले उस फलन का क्या निकाल लो कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव, फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लो कांस्टेंट। अब उस फलन में उसके कांस्टेंट्स के अंडर रूट क्या लगा दो भाग, तो अब जो नया फलन मिलेगा वो क्या कहलाएगा हमारा प्रसामान्यकृत फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी नेक्स्ट लेक्चर।